हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQIAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो जुड़ा हुआ है जीएस पेपर 3 से, यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से। अब ये विषय हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी? क्योंकि हाल ही में एक बैठक चल रही है जिसको कहा जाता है COP29 की बैठक। ये COP29 जो है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29th मीटिंग कंसिडर किया जाता है, जो कि किस विषय को लेकर है? इसका जो विषय है वो है आपका क्लाइमेट चेंज। इसको सरल भाषा में कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। ये बैठक हर साल होती है। कब से हो रही है? 1995 के बाद से हर साल हो रही है। ये बैठकें कौन आयोजित कराता है? तो इसको आयोजन कराने की भूमिका जो है वो किसके पास है? UNFCCC के पास है। अब जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका काम है कि भाई किसी भी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका जाए और इस पृथ्वी के जो तापमान है, जो औद्योगिक काल से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने ना दिया जाए और 1.5 डिग्री से तो बिल्कुल ना दिया जाए। तो ये 1.5 से 2 डिग्री के बीच में ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन इसी डिबेट में ये हर साल मिलते हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण अलग अलग इनके सम्मेलन हुए हैं। 2 सम्मेलन जो आप इससे जुड़े हुए पढ़ते हैं, एक 1997 का जो कि क्योटो में हुआ था, जापान के क्योटो में, और यहाँ पर एक प्रोटोकॉल पर चर्चा हुई थी जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो सफल नहीं हुआ। इसके अलावा 2015 में जिसको COP21 की बैठक कही जाती है, ये हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और यहाँ एक समझौता हुआ था जिसको पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता कहा जाता है। इस पेरिस समझौते के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी जिसके तहत ये माना गया था कि भाई हम पृथ्वी का क्या करेंगे, पृथ्वी पर हो रहे कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन हो रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, उसको नीचे लेकर आएंगे। अब इसके हर साल उसके बाद भी सम्मेलन हुए। जैसे इस साल ये जो COP29 की बैठक है, ये अजरबैजान के बाकू में हो रही है। इससे पहले ये बैठक जो थी COP28 की बैठक, ये UAE में हुई थी। COP27 की बैठक ये शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। COP26 की बैठक ग्लासगो में हुई थी। तो अब इसमें जितने भी सदस्य देश हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब है इसके जो सदस्य देश हैं वो कुछ ना कुछ लक्ष्य उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था तो उस समय UNFCCC कहता था सारे देशों को कि आपको कितना कार्बन उत्सर्जन अपने देश में कम करना है, ये लक्ष्य दिए गए थे। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। तो 2015 में रिवीजन हुआ इसका और रिवाइज होकर एक नया एग्रीमेंट बना जिसको पेरिस समझौता कहा जाता है। और पेरिस समझौते में सारे देशों ने अपनी अपनी शर्त बताई कि भाई हम पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नहीं आगे जाने देंगे और 1.5 डिग्री, क्योंकि कई छोटे ऐसे देश हैं, द्वीप वाले ऐसे देश हैं जैसे मालदीव्स है, मॉरिशस है, हवाई आइलैंड्स हैं, अगर यहाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि ये देश डूब जाएंगे। तो इसलिए 2 डिग्री पर बात होते होते 1.5 डिग्री पर भी होती है कि 1.5 डिग्री से इस पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपने तमाम बार पढ़ी हुई है जब भी आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम भी ये सेशन देख रहा हो। तो अभी हमारी जो बात हो रही है कि COP29 की जो बैठक हुई है, इसमें यही विचारधारा है कि कैसे ना कैसे इस पृथ्वी का तापमान को बढ़ने नहीं देना है, जो औद्योगिक क्रांति के समय से लगातार बढ़ रहा है। और उसकी वजह जो है जीवाश्म ईंधन है, उसकी जो मेन रीजन है फॉसिल फ्यूल्स है। तो अब इसको लेकर ये कहा गया कि भाई ये लक्ष्य जो हमें हासिल करना है, जिसके तहत 2030 तक इस पृथ्वी का पर जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हमें कम ले जाना है। तो यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो यही हुई है कि 2030 तक सारे देशों को प्रयास करना है मिलजुल कर कि इस पृथ्वी पर जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस कार्बन उत्सर्जन को 43% तक कम करना है 2019 के स्तर से। इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक बहुत सरल उदाहरण से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मान लिया जाए 2019 में आपका वेट था 50 किलो, 50 केजी था आपका वेट, और आज 2024 में आप हो चुके हो 62 किलो के। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप क्या करो, आप 2019 में जितना आपका वजन था उससे भी 5 किलो कम कर लो या 10 किलो कम कर लो, ऐसी बात कही जाएगी।
तो यानी 2019 में जितना दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन होता था उससे 43% कम किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। तब तो जाकर हम जलवायु परिवर्तन रोकेंगे और ये तापमान को रोकने की बात आ जाती है। तो यहां पर जब COP29 की बैठक हुई तो इसमें यही लक्ष्य पर चर्चा हुई कि भाई इस लक्ष्य को हासिल करना है, तो कैसे हासिल होगा? तो फिर यहां पर आया कि अभी कौन सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने में आगे है चाइना। आज वर्ल्ड का 30% कार्बन इमिशन चाइना से होता है, फिर यूएसए से होता है। तो अब बेसिकली भूमिका आ जाती है चाइना की कि चाइना को भी कम करना चाहिए। तो आज हम जिस आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें चाइना ही सबसे बड़ा मेजर सेटबैक है कि चाइना के उत्सर्जन कम करने से क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, या दुनिया बर्बाद हो जाएगी या इससे आबाद होगी। आज इस विषय को समझने वाले हैं। एक आर्टिकल हमने लिया है कि व्हाई इमीडिएट इमिशन कट्स फ्रॉम चाइना मे नॉट बी ऑल गुड। तो देखिए दुनिया में अभी सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने में आगे कौन है? तो चाइना है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर यूएसए आ जाता है, तीसरे नंबर पर देश के अनुसार भारत आ जाता है। लेकिन अगर हम कई देशों के समूहों की बात करें तो इसमें यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो आपको तीसरे नंबर पर देखने मिलते हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन में सारे उसके जो 27 देश हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भारत तीसरे नंबर पर है। चौथे पर आपको रूस मिलेगा, पांचवें पर देश के अनुसार, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, अलग अलग देश के समूह हो जाते हैं। और पांचवें स्थान पर आ जाता है जापान। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन कर रहा है? चाइना। तो बात यहीं पर आती है कि अगर हमें 2030 तक वो लक्ष्य हासिल करना है जिससे इस पृथ्वी का उत्सर्जन 43% तक कम कर देना है 2019 के स्तर से, कब आते आते 2030 आते आते, तो इसमें भूमिका किसकी होनी चाहिए? चाइना की भी होनी चाहिए। अगर ये लक्ष्य हमें हासिल करना है तो बिना चाइना के तो नहीं हासिल हो पाएगा। तो बात यहां पर हो रही है कि अगर ये उत्सर्जन को कम करना है तो चीन के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे, और चीन के ऊपर अगर ये प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे दुनिया का फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर यह आर्टिकल आया हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो सीधी सी बात है, अगर दुनिया को किसी भी तरीके से एक लक्ष्य को हासिल करना है और चाइना भी सबसे ज्यादा कर रहा है तो चाइना पर प्रतिबंध लगाए जाए और चाइना पर प्रतिबंध लगाकर हम इन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये उल्टी बात क्यों की जा रही है कि चाइना का अगर उत्सर्जन कम कर दिया तो फिर दुनिया को फायदा नहीं होगा? ये आर्टिकल की भी भाषा यही कह रही है कि वाई इमीडिएट, मतलब तात्कालिक तौर पर इमिशन यानी उत्सर्जन जो है अगर चाइना से कट किया जाएगा तो मे नॉट बी ऑल दैट गुड, ये इतना अच्छा नहीं होगा। तो आज हम इसी की जो है पूरी समीक्षा करेंगे। तो बहुत सारे नए पॉइंटर्स आपको ऐसे पता चलेंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़े थे। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन का आया है, तो इसको थोड़ा सा मैं आज डिकोड करूंगा। मेरे साथ आप आखिरी तक जुड़े रहेंगे तो कुछ नई बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा। एज द वर्ल्ड बिगेस्ट इमिटर, चाइना नीड्स टू कट इट्स एमिशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स टू मेट, बट इफ चाइना कर्ब्ड इट्स एमिशन दैट वुड क्रिएट अ होल न्यू प्रॉब्लम्स हियर बाय। तो यहां पर हमें इस चीज पर फोकस करना है कि अगर चीन ने उत्सर्जन कम भी किया तो इट वुड क्रिएट अ होल न्यू प्रॉब्लम, एक नई समस्या यहां से शुरू हो जाएगी अगर चीन ने अपने उत्सर्जन को कम कर दिया। तो आप कहेंगे कि सर यही तो सबसे बड़ा सरदर्द है कि सबको कम ही तो करना है, और चीन अगर कम करेगा तो इससे समस्या कैसे उत्पन्न होगी? ये आर्टिकल उल्टी भाषा क्यों कह रहा है? तो यही समझना है। 10 मिनट आप लोग रुकेंगे जिसमें हम इन सारी चीजों को आखिरी तक समझ लेंगे। तो बस इसको मैं डिकोड करने वाला हूं, लास्ट तक आप जरूर देखें तो ये वाली चीज हम समझ पाएंगे। बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारा जो SIP प्लस बैच है, सक्सेस एंड प्रीलिम्स बैच, ये वो बैच होता है जिसके थ्रू जैसे ये आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड या फिर साइंस टेक से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जो करंट अफेयर्स का जो आपको एक डायनामिक अप्रोच चाहिए होता है, साथ साथ आप अगर तैयारी कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं और आपको एक रिवीजन करना है तो उसके लिए SIP प्लस बैच हमारा खास तौर पर डिजाइन किया जाता है जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच होता है। इसकी फीस मात्र 5,999 है। 20 नवंबर यानी आज की तारीख इसकी लास्ट डेट है एडमिशन लेने की। आप शाम 5 बजे से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ऐप या वेबसाइट पे आपको SIP प्लस यूज करना है, मनीष लाइव कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो 2026 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एकदम फाउंडेशन बेसिक से ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा खास बैच है P2I फाउंडेशन मॉर्निंग बैच। इसकी क्लासेस सुबह 8 बजे से शुरू होंगी 25 नवंबर से। इसमें भी आप एनरोल कर पाएंगे। इसकी फीस 28,999 है। मनीष लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर पाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर जुड़कर आपको लेक्चर की PDF इजीली अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक के अनुसार चीन को कार्बन उत्सर्जन कम करना है ताकि 2030 तक जो हम सारे देश चाह रहे हैं मिलकर, जो COP29 की का औचित्य है वो यही है कि दुनिया के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना। और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भूमिका तो चाइना की ज़्यादा है, तो चाइना की अगर भूमिका ज़्यादा है तो हम सारे लोग मिलकर ही प्रयास करेंगे और तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। तो बात यहाँ पर क्या है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, वर्ल्ड में जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चाइना ही है, और एमिशन वाइज उत्सर्जन के अनुसार चीन पहले नंबर पर है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विकासशील देश माना जाता है ना। चाइना अभी भी क्या है, एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर आता है। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसमें चाइना ने कोई रोल प्ले नहीं किया था, भारत ने कोई रोल प्ले नहीं किया था, ब्राजील ने कोई रोल प्ले नहीं किया था। 16 विकसित देश जो थे उनका इसमें रोल था, और उन 16 विकसित देशों में अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, इसमें फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है। ये 16 विकसित देशों की बात होती है। तो चाइना अभी भी विकासशील देश है। तो चाइना का उत्सर्जन नया उत्सर्जन है। हमने औद्योगिक क्रांति के समय भारत ने भी नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया, लेकिन चाइना ने पिछले 3 दशकों से जो उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा किया। तो अभी सवाल चाइना पर उठ रहे हैं, लेकिन चाइना डेवलप्ड नेशन के अंदर नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दूसरी। यूएसए के बाद आज टॉप 5 इकोनॉमी में सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, जापान है, इंडिया है। इंडिया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रांति तो एक बहुत बड़ी रोल रहा। जो विकसित देश रहे उन्होंने भी तो फॉसिल फ्यूल्स को जलाया, जीवाश्म ईंधन को जलाया और अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया। तो उसी क्रम में चाइना ने भी इसको 1990 के दशक से बहुत तेजी से बढ़ाया है। तो चाइना के अंदर कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। तो बात यहां पर इसलिए ये हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वास्तुकला द्वारा अल्प विधि में अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना अनिवार्य नहीं है। अब यहां पर बात यहां पर यही आ रही है कि भाई चाइना अगर सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है तो उसके लिए उत्सर्जन अनिवार्य क्यों नहीं है? अगर चाइना के ऊपर अगर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो दुनिया में ऐसी क्या घटना घट जाएगी जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकना हमारा लक्ष्य पीछे क्यों रह जा रहा है? हम चाइना को क्यों इतनी छूट दे रहे हैं? और चाइना से हमें ये जो संबंध निकल कर आ रहा है कि करवाना चाइना से ज्यादा है लेकिन करवाना भी नहीं है। तो ये मिलीजुली क्या बात आ रही है? तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो यहां पर हालांकि चीन 15 वर्षों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा है और यह वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन का 30% तक का अधिक के लिए जिम्मेदार है। यानी हर साल जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है दुनिया भर में, उसमें सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो भाई अगर हमें 2030 तक लक्ष्य हासिल करना है, और मैंने आपको बार बार बताया 2030 तक हमें लक्ष्य हासिल करना है 2019 के स्तर तक का, तो बात यही है कि यदि चीन अपने उत्सर्जन को कम नहीं करता तो दुनिया के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरी करने की संभावना नहीं है। भाई जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अगर वही कम नहीं करेगा तो टारगेट सारे देश कैसे मिलकर पूरे करेंगे? कई तो ऐसे देश हैं जो बिल्कुल नहीं उत्सर्जन कर रहे हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। चाइना तो 30% तक उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन तब भी चाइना को रियायत क्यों दी जा रही है? तो उसको ही हम समझ रहे हैं। जैसा कि हालत है, दुनिया 2030 के लिए आवश्यकता न्यूनतम उत्सर्जन कटौती के करीब भी नहीं है। 2019 के स्तर से कम 43% से अधिक की बात है कि हम 2019 के स्तर से 43% कम हों। लेकिन जो वर्तमान स्थिति नजर आ रही है, जिसमें चाइना कर रहा है, इंडिया कर रहा है, यूएसए कर रहा है, जापान कर रहा है, रशिया कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के देश कर रहे हैं, तो ये सारे मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं वो ये 43% तक नहीं पहुंचने वाले हैं, ये सिर्फ 2% तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर 2% तक ये पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आपको मिलेगा, अनुमान बताते हैं कि 2030 में वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन 2019 के स्तर से बामुश्किल 2% तक कम होगा। और कम कितना करना है? 43% कम करना है। तो ये COP29 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक बाकू अजरबैजान में हो रही है, इस पर यही जो चर्चा हो रही है कि भाई सारे देशों को अपना उत्सर्जन कम करना है। तो उत्सर्जन कम करना है तभी हम वो लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस वाला हासिल कर पाएंगे। नहीं तो ये दुनिया के आधे देश जलमग्न हो जाएंगे। छोटे छोटे जो द्वीप देश हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो तो बचेंगे ही नहीं। जैसे इंडोनेशिया को अपनी कैपिटल बदलनी पड़ी तो कई देश कैपिटल छोड़िए वो देश ही नहीं बचेंगे नक्शे पर। तो इसीलिए प्रयास है कि भाई 2% अभी जो दर से चल रहे हैं वो तो 2% है, पहुंचना 43% पर।
तो चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव डाला जाए, क्योंकि अगर ओवरऑल हमें ये लक्ष्य हासिल करना है तो चाइना को भी अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, तब जाकर ये फायदा हो पाएगा। और चाइना यहां पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसलिए होता है कि चीन को 1.5 डिग्री के अनुरूप बनने के लिए 2030 तक अपने मौजूदा स्तर से 66% और 2035 तक 78% कम करने की आवश्यकता है। मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस तक पहुंचने के लिए चाइना को सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर चाइना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 2030 तक उसको अपने 66% जो कार्बन एमिशन है उसको लेस करना पड़ेगा। और 2035 तक, ऐसा नहीं कि 2030 में आकर वो रुक जाए, उसको 2035 तक वो बढ़ाकर 78% कम करना होगा। तब जाकर इस दुनिया के जो सारे देश मिलकर प्रयास कर रहे हैं, वो चीन के बलबूते वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो चाइना की हो जाती है। फिर बात आती है कि सर आप बात तो सारी कह रहे हो, लेकिन बात वहां घूम फिर कर आ रही है कि फिर चाइना को क्यों इतना रियायत दी जा रही है, चाइना को क्यों इतना सर पर चढ़ाया जा रहा है। चाइना से कहा जाए कि भाई अपने यहाँ जो भी आप कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जो भी आपने उद्योग लगाए हैं, उनको रोकिए, नहीं तो हम ये लक्ष्यों को दूर दूर तक हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारे देश क्यों सहम जा रहे हैं चाइना को ऐसा कहने से? तो इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब यहां पर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि जो स्वतंत्र वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं जो 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते में उल्लेखित था, मैंने आपको बताया था 2015 में COP21 की बैठक हुई थी, और इसमें यही माना गया था कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य की दिशा में प्रगति करनी है। और इसी को मापने के लिए एक ट्रैकर है जिसको क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कहा जाता है। इसका कहना है कि समझौते का व्यापक लक्ष्य जो 2016 में लागू हुआ, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से, यानी पूर्व औद्योगिक स्तर का मतलब है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है, और पूर्व औद्योगिक स्तरों की से ऊपर नहीं जाने देना है। तो बात घुमा फिरा के वहीं आई कि चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जाए। अगर चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा तो कहीं से भी हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिया जाए हमारा कोई सब्जेक्ट इतना वीक है, जैसे CSAT आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप GS के सब्जेक्ट सारे अच्छे कर लो, लेकिन CSAT आपका निकलेगा ही नहीं, तो क्या आप UPSC का मेंस लिख पाओगे? तो वैसे ही हालत समझो चाइना वाली, कि चाइना अगर ये लक्ष्य नहीं करता है अचीव, तो फिर सारी दुनिया कितना प्रयास भी कर ले, चाइना सबसे बड़ा एमिटर है, तो वो लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी चाइना को ऐसा क्या दिया जा रहा है, तो अब समझिए, है ना। अब मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में गया, तो चाइना पर हम इतना क्यों डिपेंडेंट हो रहे हैं और दुनिया थोड़ा सा रुक क्यों जा रही है चाइना पर ये प्रतिबंध लगाते हुए? क्योंकि आज चाइना जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसलिए बना हुआ है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में, अक्षय ऊर्जा में भी चीन का बहुत बड़ा रोल है। आप कहेंगे सर अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या? भाई ऐसी ऊर्जा, जैसे आज हमें बिजली बनानी है भारत में तो कोयले का प्रयोग हो रहा है, हमें गाड़ियां चलानी है तो पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, या हम LNG का इस्तेमाल कर रहे हैं, CNG का इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्राकृतिक गैस का कर रहे हैं, या पेट्रोलियम पदार्थ का कर रहे हैं, या कोयले का कर रहे हैं। यही तो जीवाश्म ईंधन है। और इन जीवाश्म ईंधन के अगर हमें विकल्प मिल जाए, सौर ऊर्जा मिल जाए, पवन ऊर्जा मिल जाए, जियोथर्मल एनर्जी मिल जाए, ओशियनिक थर्मल एनर्जी मिल जाए, टाइडल एनर्जी मिल जाए, समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा मिल जाए, तो ये सारी अक्षय ऊर्जा है, पृथ्वी पर अनंत मात्रा में है, और इसके कारण हम कार्बन उत्सर्जन को नीचे ले जा सकते हैं। तो चाइना जो है इनके इक्विपमेंट्स बनाता है। आप पूछेंगे कौन से इक्विपमेंट्स बनाता है? तो अगर हम बात करें, ये पूरी की पूरी विंड मिल्स जो दिख रही है, इसके इक्विपमेंट सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सप्लाई होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? चाइना के द्वारा होते हैं। जो सोलर पैनल्स होते हैं, इन सोलर पैनल्स को डेवलप करने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। तो ये पूरा का पूरा सोलर प्लांट से लेकर जो दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो अगर सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया कि उद्योग बंद कर दो चाइना, तो उद्योग अगर चाइना ने बंद कर दिए तो जो अक्षय ऊर्जा के लिए चीन काम कर रहा है वो ठप हो जाएंगे। तो दुनिया भर में जो लोग लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अगर चाइना पे प्रतिबंध लगाया। अब दूसरा सवाल उठता है कि सर आप ही तो कह रहे हो कि चाइना इतना उत्सर्जन कर रहा है, तो चाइना पर प्रतिबंध क्यों ना लगाया जाए? कि भाई चाइना को अगर देखा जाए तो यहां पर चाइना का ये स्तर जो देखने मिल रहा है 1995 में ये वाला स्तर था, और ये वाला जो स्तर है 2023 में है। तो चाइना में ये लगभग 11.5% का इमिशन हुआ है, और ये बेसिकली इस स्तर से आपको ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है।
अगर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की बात करें, ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्लोबल लेवल पर जो उत्सर्जन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी विकसित देशों ने तो अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन चाइना का उत्सर्जन तो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जब चाइना का उत्सर्जन बहुत तेजी से बढ़ा है तो बेसिकली चाइना ने इसमें अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है। तो अगर हम चाइना पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो वो सारे उद्योग शटर हो जाएंगे, वो सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, और सारे उद्योग बंद हो जाएंगे तो चाइना जो कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो सप्लाई चेन देता है, वो कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी बिठा देगा। इसलिए थोड़ा सहमा सहमा बात की जा रही है। फिर आप कहेंगे सर फिर मतलब ही क्या निकला, COP29 में क्यों मिले हैं ये लोग, जब कुछ हासिल ही नहीं कर सकते, चीन पर प्रतिबंध ही नहीं लगा सकते, तो फिर फायदा क्या हुआ बैठक का। देखो फायदा यहां पर यह हुआ कि ये एकदम से इमीडिएट नहीं किया जा सकता, चाइना को कहा जाएगा। लेकिन इस चीज में एक और ध्यान से रखना, आज के आर्टिकल में एक जो खास बात समझाई गई है वो ये बताया गया है कि चाइना ने कहा था कि 2030 तक वो अपने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी तो सबसे बड़ी चीज है कार्बन उत्सर्जन के लिए, और ये माना जा रहा है कि चाइना ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है रिन्यूएबल एनर्जी में, अक्षय ऊर्जा में, चाइना के अंदर खुद, कि चाइना इस साल के अंत होते होते, दिसंबर के अंत होते होते 1200 गीगावाट की बिजली ऐसे बना पाएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित है। और इसने कहा था कि ये 2030 तक ऐसा करेगा, और 6 साल पहले चाइना अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। यानी चाइना अभी जो काम कर रहा है वो अभी काम करने पर दिख तो रहा है कि कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। और चाइना ने खुद अपने लक्ष्य को 6 साल पहले गेन कर लिया है। और इसमें क्योंकि इक्विपमेंट्स बनाने में तो भाई कार्बन उत्सर्जन हो जाता है, लेकिन उसको अगर लॉन्ग टर्म विजन से देखा जाए तो चाइना इज डूइंग वेरी गुड। और हम जो दोष दें कि अमेरिका ने जो किया, यूरोपियन यूनियन ने जो किया, कनाडा ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, जापान ने किया, इन देशों ने तो हम इन चाइना और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये 30 साल से कुछ उत्सर्जन करना शुरू हुए। इन देशों ने तो 100 150 साल इतना उत्सर्जन किया है। तो केवल सारा ठीकरा भारत और चाइना पर फोड़ देना ये भी सही नहीं है। और अगर ये देश अपना विकास नहीं करेंगे तो जो देश ऑलरेडी विकसित बने हुए हैं वो तो सारी दुनिया पे राज करेंगे। तो चाइना ने बहुत सारी चीजों को यहाँ जस्टिफाई किया है, इसलिए चाइना को यहाँ पर रियायत दी जा रही है कि चाइना पर अगर इमीडिएट अगर स्टॉपेज लगाया गया तो चाइना पूरी सप्लाई चेन को ठप कर देगा। और चाइना ठप ना भी करे तो दूसरे दुनिया के देशों में जो सामान जा रहा है वो रुक जाएगा और उनकी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। इसलिए ये आर्टिकल की दिशा कुछ इस तरीके से देखने मिलती है। एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें दिया है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर वर्ल्ड इट्स कैच 22, कैच 22 पर भी चर्चा हुई है। और इसकी भाषा अगर थोड़ा सा पढ़ें तो मैं आपको 2-3 इसके पॉइंटर्स बताना चाहूंगा। इसमें कहा है, इफ चाइना डज नॉट रिड्यूस इट्स इमिशन क्विकली, द ग्लोबल इमिशन टारगेट्स फॉर अचीविंग द 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड आर लाइकली टू बी मिस्ड। ये बात की जा रही है अगर चाइना ने उत्सर्जन कम नहीं किया तो जो हम चाहते हैं लक्ष्य प्राप्त करना 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला, वो नहीं कर पाएंगे। बट इफ डज सो दैट माइट डिस्टर्ब सप्लाईज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अगर ऐसा रोका गया तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे हम आगे भविष्य में भी अक्षय ऊर्जा के ऊपर जोर देने वाले हैं वो नहीं हासिल कर पाएंगे, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज टू फेस आउट फॉसिल फ्यूल्स एंड दस रिड्यूस इमिशन। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हो सकता है कि अभी वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभ मिलेगा जो चाइना कर रहा है। तो several countries are now realizing this danger of over dependence on China for critical technologies। और लोगों को समझने आ रहा है कि हमारी ओवर डिपेंडेंसी यहां पर चाइना में हुई है। तो अब इसका विकल्प यही है कि इन उद्योगों को धीरे धीरे दूसरे देशों में भी शिफ्ट किया जाए। इसलिए इमीडिएटली चाइना पर प्रतिबंध ना लगे, लेकिन दूसरा विकल्प भी तो हमारे पास आए। और वो दूसरा विकल्प अगर नहीं आएगा तो हम कैसे लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे, बात यहां पर आ जाती है। द डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज ऑफ ओवर कंसंट्रेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप एंजाइटीज रिलेटेड टू चाइना सीम्स टू स्टेम फ्रॉम दीज कंसर्न। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीन के इसी विषय को लेकर बात करते रहते हैं कि हमने चीन के ऊपर निर्भरता बढ़ा दी है दुनिया भर की, तो हमें अपने उद्योगों को दूसरे देशों में भी शिफ्ट करना होगा।
तो ये बात भी यहां से निकल कर आती है, लेकिन बात वही है कि इमीडिएटली चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, उसके कारण मैंने आपको समझाए। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझने आई होगी। बाकी ऐसे ही जैसे ही हमने एक छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस किया है, ऐसे आपको बहुत सारे विषय हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत तेजी से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन होगा SIP बैच के जरिए। और ये बैच बहुत खास बैच है, जिसमें 2 से ढाई महीने में आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, अगर आप कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम जीरो पढ़ा है और ये बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, जिनकी थ्योरी एटलीस्ट प्रिपेयर हो चुकी है और वो डायनेमिक तौर पर अपनी तैयारी में और सारी चीज़ों को चेरी ऑन द केक जोड़ना चाहते हैं, तो वो इस बैच के साथ हिस्सा बन सकते हैं। मनीष लाइव कोड यूज़ करिए और इस बैच का इनरोल कर लीजिए। शाम 5 बजे का बैच है, 20 नवंबर इसमें लास्ट डेट है, तो याद रखिएगा इसमें रात 12 बजे तक आप एडमिशन ले पाएंगे। बाकी जो लॉन्ग टर्म बैचेस हैं हमारे 2027 के लिए, इसकी क्लासेस 25 नवंबर से शुरू हो रही है। 8 बजे सुबह क्लासेस रहेंगी। मनीष लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो आशा करता हूं इस सेशन से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।